बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। मैं आपको पढ़ाने का तरीक़ेकार पहले बताना चाहता हूँ। आपको डेली ऑल्टरनेट डेज पर एक लेक्चर दिया जाएगा। उस लेक्चर से रेलिवेंट जितने भी सेल्फ चेक या सेल्फ असेसमेंट होंगी वो आप लोग परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करके आप उसकी कॉपी पे तस्वीर खींच के हमें व्हाट्सअप करेंगे हमारे पर्सनल नंबर पर। उसको चेक करने के बाद हम आपको फीडबैक देंगे। तो मैं आज आपका पहला लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस का। 7 चैप्टर का ये पहला लेक्चर है फर्स्ट ईयर क्लास का, और ये चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर करने से पहले ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम बात करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। रिएक्शन की डायरेक्शन के लिहाज से दो किस्में होती हैं, एक कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो दो डायरेक्शन में चलते हैं, इस वजह से इन्हें बाई डायरेक्शनल रिएक्शन भी कहा जाता है। बाई डायरेक्शनल रिएक्शन, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। फर्ज करें ए और बी, ये दो रिएक्टेंट है आपके पास, ये दोनों आपस में मिलते हैं और उससे सी और डी बनता है, ये आपकी प्रोडक्ट है। लेकिन जब एप्रिशिएबल मोड में सी और डी बन जाते हैं तो ये आपस में मिलकर वापस ए और बी को बनाना शुरू कर देते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनकी निशानी ये होती है कि ये डबल एरो इसके अंदर डाला जाता है। आप देख रहे हैं ये डबल हेडेड एरो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। और दूसरी जो टाइप है वो कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से इन्हें कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। और इनके सिंबल होती है एक एरो। इनको पहचानने का तरीकेकार ये होता है, इसमें एक एरो डाला जाता है और सी और डी बनते हैं। अब ये जो लिमिटिंग रिएक्शन का कंसेप्ट है ये भी इन्हीं के लिए बना हुआ है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इन पर लिमिटिंग रिएक्शन का कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट ही नहीं होते। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता है वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाता है या खत्म हो जाता है, और ये जो नीचे वाले रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट आप यहां पर तो अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होते। अब अगर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना हो तो हम इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज आती है केमिकल इक्विलिब्रियम। आपका जो मौजूदा चैप्टर है ये सारा उसी के गिर्द घूम रहा है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं। इस ग्राफ में आप एक्स एक्सिस पर ले लें टाइम और वाई एक्सिस पर ले लें कंसंट्रेशन। आपको पता है कि जब आपने रिएक्शन शुरू किया था तो रिएक्शन वेसल के अंदर या बर्तन के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद थे, प्रोडक्ट वहां पर मौजूद ही नहीं थे। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है। तो उसकी आपको जो शेप नजर आएगी वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। ये लाइन एक लेवल पर आकर सीधी हो जाएगी क्योंकि अब रिएक्टेंट खत्म नहीं हो रहे, उनकी कंसंट्रेशन एक लेवल पर जाके कांस्टेंट हो गई है। ये जो लाइन है ये रिएक्टेंट वाली लाइन। आपने जब रिएक्शन शुरू किया था तो आपको पता था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है, वो 0 से आपने लाइन स्टार्ट करनी है और वो भी एक लेवल पे जाके ये लाइन भी आपको स्ट्रेट मिल जाएगी। ये प्रोडक्ट वाली लाइन है। इन दोनों लाइनों में आप देखें ये जो स्टेज है इस पर लाइनें बिल्कुल जाके सीधी हो गई है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में अब कोई चेंज नहीं आ रही, वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। इस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों इक्वल हो जाती है। बाद बच्चों के दिन में इसका रॉन्ग कंसेप्ट होता है, वो समझते हैं कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट सेम हो जाती है। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पर दोनों की अमाउंट सेम नहीं होती। ये रेशो 60-40 की भी हो सकती है, 30-70 की भी हो सकती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाती है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों रेट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। यानी
मालिकूल अगर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट के भी 10 मालिकूल वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उस स्टेज पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम हो। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है रिवर्सिबल रिएक्शन का, इरिवर्सिबल रिएक्शन का और केमिकल इक्विलिब्रियम का। मैं आपके असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। इस चैप्टर का जो असल पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग और वेग, इन्होंने पेश किया था। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर के दो टॉपिक काफी एग्जाम में आते हैं, एक ये लॉ ऑफ मास एक्शन है और दूसरा ली शटलेयर प्रिंसिपल है। तो हम देखते हैं जी लॉ ऑफ मास एक्शन हम शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसी भी रिएक्शन की रेट का इन्हिसार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर होता है। क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं उनमें इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की जितनी कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे उतनी उनके दरमियान में कोलिजन्स बढ़ती जाएंगी, उतनी इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ती जाएंगी और रेट ऑफ रिएक्शन तेज होती जाएगी। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन रखता हूं, तो फिर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलूंगा। ये देखें जी, ये एक इक्वेशन है ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और C प्लस D ये दोनों प्रोडक्ट हैं। आप इनके मोल्स भी ले लें, ये साथ में इनके मोल्स ले रहा हूं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। और पावर आपने इनकी वो लेनी है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इनके मोल्स हैं। इसकी पावर आप A लेंगे, इसकी पावर आप B लेंगे। अब मैं डेफिनेशन बोलता हूँ प्रॉपर लॉ ऑफ मास एक्शन की। According to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to molar or active concentration of reactant raised to the power equal to the number of moles present in the balanced chemical equation। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का निसार रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पर होता है और उसकी पावर आपने वो लेनी है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनके मोल्स हैं। ये जो एक्टिव कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन होती है इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने याद रखना है कि आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। अब आप इस प्रोपोर्शनल के निशान को इक्वल के निशान में बदल लें तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज KF इंटू A इंटू B। ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में आपको पता है C और D आपके रिएक्टेंट हैं और A और B आपके प्रोडक्ट हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। अब आप इसको इक्वल के निशान में बदलेंगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज KR। C और D। और केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में वो स्टेज होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं एट केमिकल इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू RR। ये आप लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यूज आपने निकाल ली हुई हैं, इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज लगा दें। तो इसकी वैल्यू है KF इंटू A इंटू B इज इक्वल टू KR इंटू C इंटू D। अब दोनों कांस्टेंट आप एक साइड पे कर लें, कंसंट्रेशन टर्म्स आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी KF ओवर KR is equal to C into D divided by A into B। अब ये जो दोनों कांस्टेंट हैं, ये KF over KR, ये दोनों कांस्टेंट मिलके बना के एक और कांस्टेंट बनाते हैं जैसे हम कहते हैं KC। ये तो ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन है KC is equal to C into D divided by A into B। अब ये जो आपकी फाइनल एक्सप्रेशन है इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो आपका मेन रिएक्शन था इसकी प्रोडक्ट आप देख लें ऊपर आई हैं, रिएक्टर नीचे आए हैं। तो मैं आपको एक क्लियर सी इक्वेशन भी दे देता हूं ताकि, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन में आपको KC डायरेक्ट लिखना पड़ता है, इतना कुछ परफॉर्म करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपकी जो फाइनल एक्सप्रेशन आती है वो ये आती है, प्रोडक्ट यानी आपके ऊपर आएंगे, जो मेन रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट आपके नीचे आएंगे। तो अगर किसी रिएक्शन की आप डायरेक्ट आपको KC लिखना पड़े तो इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट आपको नजर आ रही हो उनको आप ऊपर रख दें
और जो रिएक्टेंट हो उनको आप नीचे रखते हैं। पावर्स आपने इनकी वही लेनी है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनके मोल्स होंगे। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी कर देता हूं। अब पहला रिएक्शन देखें जी, अब हम कुछ एग्जांपल करने लगे हैं जिसमें हम डायरेक्ट केसी निकालेंगे। इतनी परफॉर्मेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। ये इतनी परफॉर्मेंस आपने उस वक्त करनी है जब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आपसे पूछा जाए या वो कहे कि इक्वेशन को आप ड्राइव करें, तो ये आपने इतनी परफॉर्मेंस करनी है। वरना आप केसी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लिखने का तरीकेकार बताने लगा हूं। देखेंगे जरा, आपकी क्वेश्चन है जी N2 प्लस 3H2 इंटू 2NH3। इसका अगर आपने केसी लिखना हो तो भी मैंने आपके सामने इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी कि प्रोडक्ट ऊपर रखें, रिएक्टेंट नीचे रखें। तो देखिए जी, इसका केसी होगा केसी विल बी इक्वल टू NH3, इसका आप स्क्वायर ले लें और नीचे है N2 और H2 का आपने क्यूब लेना है क्योंकि इसके मोल्स 3 है। यहाँ पर मोल्स याद रखिएगा हमेशा मॉलिक्यूल के लेफ्ट पे लिखे होते हैं। तो NH3 के लेफ्ट पे ये 2 लिखा है तो मैंने इसकी 2 पावर ले ली है। H2 के लेफ्ट पे 3 लिखा है तो इसकी मैंने 3 पावर ले ली है। N2 के लेफ्ट पे कुछ नहीं लिखा हुआ यानी इसकी पावर 1 है तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया है। ये आपके सामने मैंने एक इक्वेशन कर दी। एक और एग्जांपल करते हैं, CO प्लस हाफ O2, CO प्लस हाफ O2। तो इससे आपका बनता है CO2। इसका अगर आपने केसी लिखना हो तो देखें केसी इज इक्वल टू CO2, ये आप ऊपर रखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को आप नीचे रखेंगे, ये आपके रिएक्टेंट है। O2 की पावर आपने हाफ लेनी है क्योंकि आप देख रहे हैं इसका हाफ मोल यहाँ पर दिया हुआ है तो वही मैंने इसकी पावर ले लिया है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। आपको केसी मैंने ड्राइव करना भी बता दिया है और केसी डायरेक्टली अगर कैसे निकालना हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको इक्वेशन लिख के दे दी है कि जो आपकी मेन एक्सप्रेशन होगा, जो मेन आपकी इक्वेशन होगी, उसमें जो प्रोडक्ट को होंगी उसको आप ऊपर रखें और जो रेक्टेंट है उसको आप नीचे रखें। इस तरह हम डायरेक्ट निकालते हैं केसी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपका काम। ये सबसे पहले सेल्फ चेक है 7.1, ये आप लोग परफॉर्म करेंगे अपनी कॉपियों के ऊपर और परफॉर्म करने के बाद आप उसकी तस्वीर खींचें और मुझे व्हाट्सअप करें। चेक करके मैं आपको उसका फीडबैक दूंगा। पहले सेल्फ चेक है 7.1 है। ये 3 उसने रिएक्शन दिए हुए हैं कि आपने केसी निकालने हैं बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने अभी आपके सामने निकाले हैं। ये आप काम है आपका आज का। ये आप लोग कल तक जो है यानी नेक्स्ट डे जिस दिन लेक्चर होगा उससे नेक्स्ट डे आप तक आपने मुझे भेज देने हैं। तो ये आपका आज का काम है। थैंक यू।